नमस्कार। इस पैंडेमिक की आपदा काल में ज़्यादातर जो कक्षाएं चल रही हैं वो वर्चुअल चल रही हैं। और इसी क्रम में आपका इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की वर्चुअल कक्षा में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वो कौन-कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के चलते बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने आगे बढ़कर जो ब्रिटिश ठिकाने थे उन ठिकानों पर आक्रमण किया और उनको नष्ट करने का प्रयास भी किया। जैसा कि ज्ञात है कि उसने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम पर भी अधिकार किया और जब वो फोर्ट विलियम के लिए आगे बढ़ा तब बहुत सारे लोग फोर्ट विलियम से भाग निकले। उन्हें इसकी जब सूचना मिली तो ज़्यादातर लोग भाग निकले थे। कुछ लोग फिर भी वहां रह गए थे और उन लोगों को बंदी बना लिया गया था नवाब सिराजुद्दौला के हाथों। ये घटना जून 1756 लगभग 20 जून 1756 की है। और जून का महीना हम अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत ही गर्म होता है और जितने भी बंदी बनाए गए थे उन लोगों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद किया गया था और वहीं पर ब्लैक होल नाम की एक दुर्घटना घटित हुई थी, जिसका विवरण भी मैंने पिछले लेक्चर में दिया था, जिसमें यह आरोप लगा था कि लगभग 123 लोग मारे गए थे और उसका जो एक बचा हुआ मिलिट्री सर्जन था हॉलवेल, उसने पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी दी। सुबह जब नवाब को इस बारे में सूचना मिली तो उन बचे हुए लोगों में एक श्रीमती कैरी भी थी और उन्होंने नवाब से ये निवेदन किया कि जितने भी बचे हुए कैदी हैं उनको कृपया छोड़ दिया जाए और नवाब ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया। जो भी बचे हुए लोग थे उनको छोड़ दिया गया और वे लोग फुल्टा के लिए चल दिए, फुल्टा नामक स्थान पर। जो फोर्ट विलियम था कलकत्ता का, उस फोर्ट विलियम से सिराजुद्दौला वापस अपने मुर्शिदाबाद के लिए चल दिया। फोर्ट विलियम में लगभग उसने 500 सैनिक सुरक्षा के लिए छोड़ दिए थे। जब वो मुर्शिदाबाद के लिए निकला तो रास्ते में चिंसुरा और चंद्रनगर इन दोनों स्थानों पर रुका और यहाँ भी जो यूरोपीय कंपनियों के कारखाने थे, अड्डे थे, उन पर रुक करके उनसे भी उसने कर की वसूली की। फुल्टा में जो किला था उस किले की सुरक्षा की चिंता भी थी सभी को और फुल्टा के किले को चारों तरफ से लोग आने लगे और उन्होंने उसकी सुरक्षा को और मजबूत कर दिया। उनके मन में ये भय था कि हो सकता है नवाब की सेना फुल्टा पर भी आक्रमण करने की कोशिश करे और इधर उधर जितने लोगों को पता चल रहा था कि नवाब जो है वो कंपनी के लोगों को बंदी बना रहा है, उन लोगों को जैसे ही इस बारे में पता चला तो वो सब अपने अपनी जगहों से भाग निकले और सबको ये जानकारी थी कि भाग करके किसी तरीके से फुल्टा पहुंचा जाए, क्योंकि फुल्टा में अन्य अंग्रेज जो हैं वो पहुंच चुके हैं और सबने वहीं पर अपनी व्यवस्था की हुई है। बताते हैं कि लगभग 500 संख्या हो गई थी फुल्टा में, जो इधर उधर से जितने भी अंग्रेज थे वो लोग वहां पहुंच गए थे या कंपनी के कर्मचारी थे वो लोग वहां
पहुंच गए थे, उनकी संख्या बढ़कर 500 हो गई थी। फुल्टा पहुंचने के कारण एक ये भी बताया जाता है कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको इस बात की सूचना हो गई थी कि नवाब के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी उसके बारे में मद्रास में उनकी जो रेजिडेंसी है तो वो उसको सूचना पहुंच गई है और वो जल्द ही किसी न किसी को सहायता के लिए भेजने वाले हैं और जब भी वो चलेगा तो वो सबसे पहले फुल्टा ही आएगा और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जितने भी अंग्रेज थे वो फुल्टा में जा करके बैठ गए थे। वहीं पर वो अपने जो हेल्प आने वाली थी, सहयोग सहायता जो आने वाली थी उसका इंतजार करने लगे थे। जहां तक फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला के अधिकार की बात थी, उसकी सूचना बताते हैं 16 अगस्त 1756 में मद्रास पहुंची थी और जब 16 अगस्त को ये सूचना मद्रास पहुंची थी तो तत्काल काउंसिल की बैठक भी उन्होंने बुला ली थी। काउंसिल की बैठक में तुरंत निर्णय लिया गया था कि हम तत्काल यहां से अपना बेड़ा भेजेंगे ताकि कंपनी को वहां पर जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो और उसको पुनः स्थापित किया जा सके। और इसके लिए उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को चुना। रॉबर्ट क्लाइव के साथ में एडमिरल वाटसन को भी नियुक्त किया गया क्योंकि सेना की भी जरूरत थी और सेना का अधिकारी भी जरूरी था, इसी मुद्दे युद्ध भी हो सकता था और नाव से उनको आना था। तो एडमिरल वाटसन को चुना गया और एडमिरल वाटसन और क्लाइव को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो वहां बंगाल जाएं और कंपनी को वहां पर पुनः स्थापित करने के सारे प्रयास करें। अच्छा, कंपनी क्या कह रही थी? उसने स्पष्ट कर दिया था क्लाइव को कि युद्ध से बचना है, किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करना है, बिना युद्ध के ही कोई तरीका अपनाइए और नवाब पर दबाव बनाइए ताकि वो जो है कंपनी को आइडेंटिफाई कर ले, कंपनी के हितों को आइडेंटिफाई कर ले या फिर उनको संरक्षण देना प्रारंभ कर दे। कंपनी को यह भी सूचना थी कि नवाब के जो अधिकारी थे उनमें भारी असंतोष फैला हुआ था और कंपनी ने जब क्लाइव को निर्देशित किया काउंसिल ने, तो उन्होंने यह भी उनको बताया कि नवाब के अधिकारी असंतुष्ट हैं, उनके असंतोष का लाभ उठाने की कोशिश करें, उस लाभ को उठा करके वो नवाब पर दबाव बनाए, वो अधिकारी जो असंतुष्ट हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को भड़काए। काउंसिल ने विलियम वट्स की सूचनाओं का संज्ञान लिया था। विलियम वट्स ने उनको सूचित किया था कि निश्चित वो जो नवाब है उसके जो अधिकारी हैं, महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, उनमें सब में असंतोष फैला हुआ है। कुल मिलाकर काउंसिल का जो ये निर्देश था वो एक बात स्पष्ट कर रहा था। रणनीति क्या थी? रणनीति ये होनी थी कि नवाब सिराजुद्दौला के जो अधिकारी हैं उसके उन्हीं अधिकारियों को नवाब के विरुद्ध भड़का दीजिए जिससे कि नवाब पर भारी दबाव पड़ जाए। काउंसिल के निर्देशों का पालन करते हुए रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन जो थे वो दोनों लोग फुल्टा पहुंच गए 15 दिसंबर 1756। बताते हैं कि वो फुल्टा पहुंचे। यहां पर पहुंचने पर उनके पास लगभग 900 ब्रिटिश सैनिक थे और 1200 सिपाही थे। सिपाही हमने बताया दोनों ब्रिटिश सैनिकों और सिपाहियों में अंतर होता है। सिपाही वो लोग हैं जो भारतीय हैं, उनको ब्रिटिश सैनिकों के साथ में प्रशिक्षण दे करके ब्रिटिश सेना में सम्मिलित कर लिया जाता था, उनको सिपाही कहते थे, सिपॉय। तो
जो वैटसन और क्लाइव के साथ बेड़ा आया था उसमें 900 ब्रिटिश सैनिक थे और लगभग 1200 सिपाही थे। उन्होंने सबसे पहले बजबज के किले पर अधिकार कर लिया था। जो बजबज का किला था उसके बारे में बताया जाता है कि गवर्नर ड्रेक जो था, जब वो भाग रहा था तो उसकी नाव को डुबाने का प्रयास बजबज में ही किया गया था और फिर बजबज का जो किला था उस पर अधिकार करने के बाद वे दोनों लोग फोर्ट विलियम की तरफ बढ़ गए थे। ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। 2 जनवरी 1757 को फोर्ट विलियम में जो सिराजुद्दौला के जो 500 सैनिक वहां पर तैनात थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तब क्लाइव ने आगे की रणनीति बनानी शुरू की। उसके पास 2 महत्वपूर्ण कमांडर्स थे, एक कैप्टन आयरकूटे थे और दूसरे मेजर किलपैट्रिक। उन दोनों को क्लाइव ने आगे बढ़ने के लिए निर्देश दिया और वो आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो गए। उन्होंने आगे जाकर के हुगली पर लगभग 650 सैनिक उनके पास थे, हुगली पर उन्होंने अटैक किया। जब ये स्थिति आ गई कि उसने हुगली पर अटैक किया तो सिराजुद्दौला को लगा कि ये लोग आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, जवाबी कार्रवाई करने के लिए आ रहे हैं। सिराजुद्दौला भी अपने स्थान से आगे की तरफ चल दिया और वो भी तेजी से आगे बढ़ा और बताते हैं कि मराठा डिच के आगे निकलकर 3 फरवरी 1757 को अमीचंद के बाग में उसने डेरा डाल दिया सिराजुद्दौला ने। ये पूरी एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई कि मराठा डिच के बारे में बार बार चर्चा हो रही है और मराठा डिच भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करने वाली है। तो ये मराठा डिच है क्या? बार बार इसका प्रश्न उठता है कि मराठा डिच वास्तव में क्या थी जिसकी बार बार चर्चा की जा रही है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अलीवर्दी खान जो था उसने सरफराज खान को हरा करके अप्रैल 1740 में बंगाल की नवाबियत प्राप्त की थी। उसके बाद क्या हुआ था? सरफराज खान का भाई जो था रुस्तम जंग, उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अलीवर्दी खान से युद्ध किया था। युद्ध में वो पराजित हो गया था और जो रुस्तम जंग था इसको उड़ीसा का नायब नवाब बनाया हुआ था सरफराज खान ने। और जब रुस्तम जंग पराजित हो गया तो उसने मराठों से मदद मांगी और मराठे जो थे उनमें से राघोजी भोसले ने मदद की और मदद करने के बाद रुस्तम जंग को वापस उड़ीसा दिला भी दिया। लेकिन उसके बाद फिर अलीवर्दी खान ने रुस्तम जंग को पराजित कर दिया और फिर उसने उड़ीसा पर अपना कब्जा कर लिया। जो इसके बाद जो घटनाक्रम शुरू होता है जिसके बारे में हमने बताया, सिराजुद्दौला का एक तनाव ये भी था कि मराठे जो थे उनको बर्गी कहते हैं, बर्गी जो थे वो बार बार अटैक करते थे। 1741 से लेकर 1751 तक लगातार मराठों का आक्रमण होता रहा जिसकी हमने चर्चा पिछले लेक्चर में की थी। अंत में अलीवर्दी खान ने उनके साथ समझौता कर लिया था और समझौता करने के बाद उड़ीसा में एक सीमा रेखा खींच ली थी और कहा था आप उसके उधर इस तरफ रहिएगा और हम इस तरफ रहेंगे। अच्छा, उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी अलीवर्दी खान ने समझौता किया। इस समझौते में उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को एक अनुमति प्रदान कर दी कि बालासोर से राजमहल तक एक सुरक्षा खाई बना ली जाए ताकि बर्गी के हमले से उनको प्रोटेक्शन मिल जाए। किसको? कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोटेक्शन मिलता रहे। और इसके लिए उन्होंने ये अनुमति अलीवर्दी खान से ले ली कि वो एक खाई बना देंगे लंबी सी। ये जो खाई थी, बालासोर से राजमहल तक की जो खाई बननी थी, इसकी कुल लंबाई 6 मील होनी थी। हालांकि बताया जाता है कि 6 माह तक ही काम चल पाया और फिर भी
3 मील लंबी एक खाई तैयार हो गई थी। इसी खाई को मराठा डिच कहा जाता है और यही मराठा डिच बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है। इसी की वजह से सिराजुद्दौला नाराज हो गया था, क्योंकि ये जो डिच बनी, मराठा डिच बनी, ये ना केवल बर्गी से बल्कि जो सिराजुद्दौला था उससे भी प्रोटेक्ट कर रही थी आपकी कंपनी को, जिसके लिए सिराजुद्दौला राजी नहीं था। और जब किलपैट्रिक और आयरकुटे आगे की तरफ बढ़े तो सिराजुद्दौला ने बढ़ करके ये जो आपका मराठा डिच था इसको सबसे पहले क्रॉस किया, क्योंकि उसे पता था कि ये जो मराठा डिच इन्होंने बना रखी है ये अपने प्रोटेक्शन के लिए बना रखी है। बाद में आप उसको खाई को क्रॉस करेंगे, उससे पहले ही वो खाई को क्रॉस करके वहां पहुंच गया। क्यों? क्योंकि बाद में यदि सेना, ब्रिटिश सेना वहां पर पहुंच गई होती, कंपनी की सेना, तो हो सकता है वो उसको खाई को पार ही न करने देते। तो पहले सिराजुद्दौला ने वो खाई पार की और उसके आगे वो जब बढ़ा तो अमीचंद का भाग जो था वहां पर जाकर के उसने अपना डेरा डाल लिया था। हालांकि ये जो मराठा डिच है इसको बाद में पाट दिया गया था 1800 ईस्वी के दौरान, और इसके स्थान पर पाट कर एक वृत्ताकार मार्ग बना दिया गया था। इसको हैरिसन मार्ग कहा जाता है, हैरिसन मार्ग, और बाद में उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी मार्ग कर दिया गया था। लेकिन वो अब भी मिलता है, बताते हैं, अब भी वहां पर जाते हैं तो लोग बताते हैं कि वो मिलता है। तो जो मराठा डिच थी उसके आगे निकलकर अमीचंद के बाग में उसने डेरा डाल दिया था। अब इस दौरान ये पूरी एक तरीके से क्लाइव की रणनीति चल रही थी। क्लाइव को बताया गया था कि युद्ध भी मत करिए और नवाब पे दबाव बना लीजिए, तो कुछ ऐसा कीजिए। 4 फरवरी को आप देख रहे हैं कि 3 फरवरी को जो सिराजुद्दौला था वो अमीचंद के बाग में जाकर के उसने डेरा जमा दिया था। अगले दिन क्या हुआ, चूंकि आप देख रहे हैं फरवरी का महीना था और कड़ाके की ठंड का दिन थे और कोहरा भी होता था, और जब कोहरा था घना तो रात के अंधेरे में ही क्लाइव ने एक रणनीति बनाई और नवाब के डेरे पर हमला करवा दिया। इस हमले में दोनों के बीच जबरदस्त गोलाबारी हुई। नवाब के डेरे में जो सैनिक थे उन्होंने इन पर आक्रमण किया, उन पर जवाबी कार्रवाई की, और ये जो गोलाबारी थी वो हल्का उजाला होने तक होती रही। और ये रणनीति का हिस्सा था कि जैसे ही पौ फटने लगी, हल्का उजाला होने लगा, वैसे ही क्लाइव के सैनिक जो थे वो वापस अपना लौट गए, उनका काम हो चुका था। नवाब जो था बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो लड़ाई हुई रात में, घना कोहरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, और इस लड़ाई में सिराजुद्दौला को ऐसा आभास हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव के जो सैनिक हैं उसके बिल्कुल करीब से गुजर गए हैं। यानी सिराजुद्दौला ने अपनी मौत को लगभग देखा था। घोड़ों की टापों की आवाज सुनी थी उसने जो दुश्मन के थे। हालांकि नवाब के जो सुरक्षा गार्ड्स थे उन्होंने उनको दौड़ा लिया था, खदेड़ लिया था। लेकिन आप यदि यह जानिए कि क्लाइव की रणनीति का यह हिस्सा था कि उसके सैनिक वापस आ जाएंगे भोर होते ही, तो आप समझ सकते हैं वो अपनी रणनीति में कितना सफल हो गया था। नवाब को मौत का डर उसने दिखा दिया था, और इसी कारण से नवाब जो था वो घबरा गया, और जैसे ही उसके पास मैसेज आया तुरंत मैसेज का उसने जवाब दिया कि हाँ वो वार्ता करने के लिए तैयार है।
क्लाइव को यही निर्देश मिला था उसकी काउंसिल से कि वो किसी तरह नवाब पर दबाव डाले और कोई संधि कर ले कंपनी के हित में। फट से 5 फरवरी को दोनों के बीच संधि हो गई और इसी संधि को अली नगर की संधि कहा जाता है। ये जो संधि हुई थी इसमें कंपनी को नवाब ने बिना किसी शर्त के बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। समस्या यही थी, भारत के शहंशाह मुगल शहंशाह ने यह अनुमति पहले से कंपनी को दी हुई थी कि वो पूरे भारतवर्ष में जितना तक उसका साम्राज्य है उन क्षेत्रों में बिना कर दिए व्यापार कर सकते थे और सिराजुद्दौला उनको रोक रहा था। और सिराजुद्दौला बंगाल सूबे का मालिक था। तो कंपनी की समस्या तो यही थी कि वो यानी बंगाल का नवाब जो है, वर्तमान में जो नवाब है, वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। और यही चीज अली नगर की संधि में क्लाइव ने कर दिखाई। इससे कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को सम्मान प्राप्त हो गया था। जितने भी कारखाने थे उन पर सिराजुद्दौला ने अपने सैनिक बिठा दिए थे, वो सब वापस बुला लिए गए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये हुई कि नवाब ने कंपनी को जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा देना भी स्वीकार कर लिया। किलेबंदी से बहुत नाराजगी थी सिराजुद्दौला की। वो बार बार कंपनी को बोलता था आप लोग किलेबंदी कर रहे हैं, ये अवैध है, ये मेरी सत्ता को चुनौती है। अलीनगर की संधि में उसने उनको किलेबंदी की भी अनुमति दे दी। और जो पांचवी सबसे बड़ी बात हुई अलीनगर की संधि से, वो ये हुई कि अंग्रेजों कंपनी को सिक्के ढलवाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। कोई भी शासक अपने साम्राज्य में किसी और को सिक्के ढलवाने और चलवाने की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन यहां सिराजुद्दौला ने कंपनी को यह अनुमति प्रदान कर दी थी। अब सिराजुद्दौला, जैसा मैंने बताया, सिराजुद्दौला के पास एक तनाव नहीं था, कई तनाव थे। मराठों का तनाव था, अफगान लोगों का तनाव था। तो सिराजुद्दौला ने जब इतने लाभ कंपनी को दिए तो उसके बदले में उसने कंपनी से भी एक सहयोग मांग लिया और उसने कंपनी को कहा कि यदि अफगान जो दुरानी या अब्दाली लोग हैं वो लोग बंगाल की तरफ बढ़े तो कंपनी को उसकी मदद करनी पड़ेगी। और कंपनी ने इसको स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है। देखिए, एक तो संभवतः सिराजुद्दौला को एक बात समझ में ये आ गई थी कि बिना किसी तैयारी के वो कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी बात उसको समझ में आ गई थी। उसे इस घटना से, अमीचंद के बाग में जो घटना घटित हुई थी, उस घटना से इतना तो समझ में आने लगा था कि युद्ध करने की जो तकनीक है उसमें कंपनी की सेना उसकी सेना से बेहतर है। उनकी रणनीति बनाने की जो क्षमता है वो उनसे संभवतः बेहतर है। और इसके लिए उसको जरूरत इस बात की थी कि वो किसी से सहयोग करे, किसी से सहयोग ले। अभी तक उसने इस बात को आवश्यक नहीं समझा था कि हमें किसी से सहयोग लेना चाहिए। अर्थात अन्य यूरोपीय शक्तियां थीं, लेकिन उनसे अभी तक सहयोग लेने की इसको इच्छा नहीं व्यक्त हुई थी, या फिर यूं कहिए उसको आवश्यकता नहीं महसूस हुई थी। लेकिन अब
अपनी इस गलती का उसको यह एहसास हो गया था और उसने ये समझौता करने के साथ ही साथ फ्रांसीसी कंपनी के साथ संपर्क साधना प्रारंभ कर दिया था और इसी संपर्क के कारण फ्रांस के तेज तर्रार सेनापति डी बसी खुद चलकर बंगाल आया। नवाब की भेंट हुई और जब डी बसी ने आकर के नवाब से भेंट की तो तत्काल कंपनी प्रशासन जो था उसमें व्याकुलता बढ़ गई। नए समीकरणों का आभास इसे होने लगा। अब जो बसी था वो नवाब से मिला और इन दोनों के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या समझ पैदा हुई, ये जानना बहुत जरूरी था क्लाइव के लिए। लेकिन वो कैसे जाने कि इन दोनों के बीच क्या केमिस्ट्री बनी है। अब लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी था रॉबर्ट क्लाइव के लिए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक रणनीति बनाई और उसके तहत उसने क्या किया कि नवाब को एक पत्र लिखा और उसमें उसने नवाब को बताया कि उसकी इच्छा हो रही है कि वो चंदन नगर पर अधिकार कर ले। चंदन नगर यानी फ्रांसीसी ठिकाना। जाहिर बात है कि नवाब जो था डी बसी यानी फ्रांसीसी कंपनी के साथ में किसी तरीके की गुप्त रूप से वार्ता कर रहा था। तो ये वार्ता की गहराई या कह सकते हैं कि गंभीरता का लेवल क्या था उसको जांचने के लिए क्लाइव ने यह चाल चली थी। अब नवाब ने उस पत्र का कोई भी जवाब नहीं दिया, मतलब राय ही नहीं दी। उसने ये नहीं कहा ना, मतलब कि या तो वो कहता कि ठीक है आप उस पर अधिकार कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, या फिर वो क्लाइव को कहता नहीं मानिए आपसे क्या लेना देना, वो अभी अपना व्यापार कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। लेकिन नवाब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। परिणाम क्या हुआ, क्लाइव ने नवाब के ना तो हाँ ना तो ना कुछ भी ना कहने के कारण का अर्थ हाँ में ले लिया और उसने उसको हाँ मानकर 14 मार्च को चंदन नगर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। चंदन नगर कलकत्ता से करीब 32 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित था और चूंकि बसी के साथ नवाब की भेंट हुई थी, दोनों के बीच में ये तय हुआ था कि किसी भी प्रकार की मुश्किल आने पर वो चंदन नगर का जो फ्रेंच ठिकाना था, फ्रांसीसी ठिकाना था, उसकी सुरक्षा करेगा। और इस सुरक्षा के लिए उसने चंदन नगर के करीब ही एक छावनी बनाई हुई थी जिसका सूबेदार नंद कुमार हुआ करता था। क्लाइव को यह पता था कि अगर वो चंदन नगर पर आक्रमण करता है और चंदन नगर के लोगों का या फ्रांसीसियों का नवाब के साथ समझौता हुआ है गोपनीय रूप से, तो सूबेदार नंद कुमार ही सबसे पहले बचाव के में आएगा। तो क्लाइव ने पहले ही नंद कुमार के साथ में एक गोपनीय समझौता कर दिया था और जब चंदन नगर की घेरेबंदी की क्लाइव ने, तो चंदन नगर के लोगों ने इंतजार किया कि जल्दी नवाब की सेना का जो सूबेदार है वो हमारी मदद के लिए आएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अंत में 24 मार्च को चंदन नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। कायदे से यदि देखा जाए
तो क्लाइव को जो मद्रास की काउंसिल से निर्देश प्राप्त हुए थे उनका अनुपालन हो चुका था और अब क्लाइव को वापस मद्रास जाना चाहिए था, वहां जा करके वो रिपोर्टिंग करता। किंतु क्लाइव ने वहां जाने की बजाय, लौटने की बजाय वहीं रहकर, बंगाल में रह करके काउंसिल के जो आदेश थे उनका उल्लंघन करने का निश्चय किया। वो कर क्या रहा था? अपने सैनिकों को लेकर के हुगली शहर के उत्तर में गया। कहते हैं कि क्लाइव जानबूझ करके नवाब के क्षेत्र में अपने सैनिकों को घुमा रहा था। इससे नवाब में क्रोध उत्पन्न हो रहा था, रोष उत्पन्न हो रहा था। सिराजुद्दौला इस चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसके शासन क्षेत्र में किसी दूसरे की सेना घूमे। ये तो सीधे सीधे उसकी जो सत्ता थी उसको चुनौती हो रही थी और नवाब उसको देख रहा था। एक तरीके से कह दीजिए कि कह सकते हैं कि क्लाइव का जो एक कृत्य था, ये कृत्य कुछ इस तरह था कि कंपनी नवाब की सत्ता को मुंह चिढ़ा रही थी। सिराजुद्दौला कंपनी के लिए कोई रणनीति तैयार करने की आवश्यकता को समझ भी नहीं पा रहा था और कंपनी से लड़ने की स्थिति में भी नहीं था। सिराजुद्दौला की एक समस्या यह भी थी कि अगर वो कंपनी क्लाइव के साथ उलझ जाता तो बंगाल को वो ओपन कर देता, खोल देता, अफगानों के लिए और मराठों के लिए। यानी कि अगर वो कंपनी से लड़ता तो उसके साथ एक समस्या खड़ी हो सकती थी कि पीछे अफगान और मराठों का भी आक्रमण होता, यानी उसको दो फ्रंटों पे तो कम से कम लड़ना ही पड़ जाता और इसका डर उसको बार बार सता रहा था। हालांकि चंदन नगर पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ था वो उसको व्याकुल कर रहा था और इस व्याकुलता के चलते वो लगातार फ्रांसीसियों के संपर्क में आ रहा था। नवाब ने राय दुर्लभ को विशाल सैन्य बल लेकर के कासिम बाजार द्वीप पर भी नियुक्त कर दिया था। कासिम बाजार द्वीप में जो फ्रेंच इस्टेब्लिशमेंट था उसके गवर्नर का नाम जीन लॉ था और जीन लॉ के लगातार वो संपर्क में था। जो नवाब के असंतुष्ट अधिकारी थे उनको नवाब से तोड़ने का जो रणनीति थी उस पर विलियम वट्स काम कर रहा था। विलियम वट्स को तैनात कर दिया गया था कि नवाब के जो सबसे ज्यादा असंतुष्ट और शीर्षस्थ अधिकारी हैं उन अधिकारियों को वो तोड़ने का काम करेगा, जिसमें मीर जाफर थे, राय दुर्लभ थे। राय दुर्लभ को सेना का खजांची बताया जाता है। या लुतुफ खान थे, अमीचंद थे। अमीचंद एक बहुत धनी व्यापारी थे और भी बहुत सारे कुछ कर्मचारी थे और वो सब विलियम वट्स के निशाने पर थे। विलियम वट्स ने प्रमुख प्यादा मीर जाफर को बनाने का निर्णय लिया था और बताते हैं कि सीधे सीधे संपर्क क्लाइव के साथ करवा दिया गया था मीर जाफर का। जो क्लाइव ने अपनी रणनीति बनाई थी उस रणनीति को उसने मद्रास पोस्ट कर दिया था और इस रणनीति के अनुसार जो काउंसिल थी उस काउंसिल को, ये एक स्पेशल सेलेक्ट कमेटी थी और उस कमेटी को ये कहा गया था कि वो एक रेजोल्यूशन पास कर ले और इस रेजोल्यूशन में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का निर्णय कर ले। ये उन्होंने कर लिया था। इस चीज को मीर जाफर को बता दिया गया था और मीर जाफर से कुछ शर्तों पर हस्ताक्षर ले लिए गए थे।
ये काम विलियम वट्स ने किया था। दो मुख्य शर्तें थी। अमीचंद को जब इस षड्यंत्र के बारे में पता चला तो वो भी उसमें इन्वॉल्व हुआ, लेकिन उसकी एक समस्या जरूर थी। उसने अपना जो हिस्सा था उसको बढ़ाने की बात कही, बढ़ा करके लगभग 3 लाख रुपए करने की कोशिश की। और अमीचंद ने केवल इतना ही नहीं बल्कि धमकी भी दे दी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो इस घटना से पहले ही नवाब को सूचित कर देगा। ये एक समस्या थी। क्लाइव ने उसके साथ में फॉर्जरी करी थी। अमीचंद के साथ में क्या किया था, उसने 2 तरह के समझौते बनवाए थे जिस पर अमीचंद के दस्तखत होने थे। एक सफेद और दूसरा लाल। जो लाल रंग का कागज था उस पर एडमिरल वट्स के जो दस्तखत थे वो नकली थे, और जो लाल रंग का कागज था उस पर अमीचंद की मांग का उल्लेख भी किया गया था, और जबकि जो सफेद रंग का दस्तावेज था उस पे अमीचंद की मांग का कोई उल्लेख नहीं था। उसके बाद क्लाइव अब निश्चित हो गया था कि वो नवाब के साथ युद्ध कर सकता है, मीर जाफर को नवाब बना देगा, और ये उसकी रणनीति तय हो गई थी। 14 जून को उसके बाद क्लाइव ने युद्ध की घोषणा भी कर दी सिराजुद्दौला के विरुद्ध। सिराजुद्दौला को मीर जाफर पर शक था। उसको लग रहा था कि मीर जाफर संभवतः दगा दे सकता है, और इसके लिए वो स्वयं मीर जाफर के घर पहुंचा, और जब मीर जाफर से उसने वचन ले लिया कि वो सिराजुद्दौला का सहयोग करेगा, तब वहां से वो हटा। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हुई। सिराजुद्दौला के जो सैनिक थे उनको बकाया वेतन था, वो वेतन नहीं मिला था। इसकी वजह से उन्होंने आगे बढ़ने से, कूच करने से मना कर दिया। फिलहाल उनके वेतन का भुगतान किया गया, और भुगतान करने के बाद फिर सेना आगे बढ़ने को तैयार हुई। जब सेना आगे बढ़ने को तैयार हुई तो आप समझ सकते हैं लगभग 21 जून को ये मौका आया जब सेना आगे बढ़ी, यानी कि कुछ दिन तो वेस्ट हो गया। उसने 14 जून को ही युद्ध की घोषणा कर दी थी, और चाहिए था सिराजुद्दौला अपनी सेना को तत्काल बढ़ा देता, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि सेना वेतन के नाम पे अड़ गई। अंततः 21 जून को सेना आगे बढ़ी। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो आ तो गया था युद्ध के मैदान में, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि मीर जाफर पर कितना विश्वास करे, ये एक प्रश्न उसके मन में था। और जब सेनाएं आने लगी तब उसने देखा कि मीर जाफर जो था वो नवाब की सेना के साथ ही खड़ा था, और जब इसको देखा उसने तो अपने जिस कमांडर्स थे उन कमांडर्स से रणनीति पर विचार किया, और ये पूछा कि क्या उसको स्वयं आक्रमण कर देना चाहिए। तो 20 कमांडर्स में से 13 कमांडर्स ने इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे हम बिना एक बार पुष्टि किए कि मीर जाफर हमारे साथ है कि नहीं है, हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्लाइव ने उनके विरुद्ध निर्णय ले लिया, क्योंकि उनसे ज्यादा वो अपने जो कमांडर्स थे सर आयर कूटे, उन पर विश्वास करता था। कूटे ने कहा कि नहीं, हम आक्रमण करते हैं, हमें कुछ रुकने की जरूरत नहीं है। और जब कूटे ने इस बात को कहा तो 22 जून को भगीरथी नदी क्रॉस करने का आदेश हो गया। कूटे ने भागीरथी नदी क्रॉस करना शुरू कर दिया। क्लाइव ने लक्षबाग में अपना ठिकाना बना लिया, और जीन लॉ जो था कासिम बाजार में गवर्नर जो था, वो उसको नवाब की सेना के साथ मिलना था आकर के, और वो बहुत तेजी से नवाब की सेना से मिलने आ रहा था। लगभग 2 दिन उसे लगने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सेंट फ्रायस एक फ्रेंच सैनिक था और गोला बारूद का एक्सपर्ट था,
वो नवाब के साथ वहीं तैनात था, उस नवाब के साथ भी वहीं मरता था। तो 23 जून को नवाब की सेना जो थी वो लगभग आगे बढ़ना शुरू हुई। बताया जाता है नवाब की सेना लगभग 3 लाख लोग थे। जो नवाब की सेना थी उसकी घुड़सवार टुकड़ी जो थी उसका नेतृत्व मीर मर्दन खान कर रहा था। मोहनलाल भी उसके साथ में था। बाया जो आपका विंग था उसका नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था, और जो दाया विंग था राय दुर्लभ उसका नेतृत्व कर रहा था। इस प्रकार से उनकी सेना आगे की तरफ बढ़ रही थी। मध्य कमान जो था बीच का उसका नेतृत्व लुत्फ खान के हाथ में था। 23 जून की बात थी और 23 जून को सुबह सुबह 8 बजे प्रारंभ हुआ फ्रांसीसी तोपों की गरज के साथ। जैसे ही 8 बजे फ्रांस ने अपनी तोपों का मुंह खोल दिया और उनकी गरज के साथ ही युद्ध स्टार्ट हो गया। 8:30 बजे, आधा घंटे में ही बताते हैं 10 यूरोपीय और 20 सिपाही क्लाइव के मारे गए इस गोलाबारी में। युद्ध चलता रहा और 3 घंटे तक लगातार युद्ध चला। कोई भी आगे बढ़ने का मौका नहीं पा रहा था। अच्छी टक्कर दे रहे थे दोनों। क्लाइव ने अपनी रणनीति बदल दी और उसने कहा कि अब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तब हम पुनः आक्रमण करेंगे नई शक्ति के साथ। कुछ ही समय बाद अचानक बारिश आ गई, बहुत तेज बारिश थी। कंपनी ने अपनी तोपों को तिरपाल से ढक दिया, लेकिन एक समस्या ये रही, जो मीर मर्दन उसका मेन सेनापति था उसने यह सोचा कि गोला बारूद जो बारिश हुई है इस बारिश के चलते कंपनी का गोला बारूद जो है वो गीला हो गया होगा, उनकी शक्ति कमजोर हो गई। मीर मर्दन ने ये दिमाग में लाते ही उसने तीव्रता से आक्रमण कर दिया, लेकिन मीर मर्दन का यह निर्णय गलत था। बुरी तरीके से वो जख्मी हो गया। जब वो जख्मी हो गया तो मीर जाफर सिराजुद्दौला ने मीर जाफर की तरफ इशारा किया कि आगे बढ़ो, जाओ मीर मर्दन की मदद करो। मीर मर्दन जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और सिराजुद्दौला मीर मर्दन की हालत को देख करके घबरा गया था। इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मीर जाफर अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। तब सिराजुद्दौला ने इशारा किया, अपनी टोपी पगड़ी सामने दिखाई कि मेरी लाज बचाओ। यूं समझ लीजिए कि अपनी पगड़ी को उसके पैरों की तरफ रख दिया कि जाओ मीर मर्दन को बचाओ। मगर मीर जाफर हिलने को तैयार नहीं था और यहीं पर परिस्थितियां बदल गई। परिस्थितियां बदली। राय दुर्लभ ने तुरंत सिराजुद्दौला को कहा कि आप यहां से निकल जाइए, और लगभग 2000 विश्वसनीय सैनिकों के साथ जो सिराजुद्दौला था वो मुर्शिदाबाद की तरफ निकल लिया, कूच कर गया। कहते हैं कि उसके बाद नवाब की सेना वापसी करने लगी, लेकिन एक समस्या क्लाइव के साथ अब भी थी और वो थी फ्रांस की। फ्रांस वापस नहीं जा रहा था, उसे अपने कमांडर का जब तक आदेश नहीं मिलेगा वो नहीं हिलेगा। ये बहुत बड़ी विशेषता थी फ्रांसीसी सैनिकों की। फ्रांसीसी सैनिक बहुत ज्यादा अनुशासित रहते थे और फ्रांस बिल्कुल हटने को तैयार नहीं था, जबकि जो सिराजुद्दौला की सेना थी वो पीछे हटने लगी थी और सपोर्ट खत्म हो गया था। फ्रांस को जब सपोर्ट उसने देखा खत्म हो गया तो थोड़ा सा पीछे हटा, फिर भी वो लगातार क्लाइव की सेना पर बम फेंकता रहा। उसके बाद फ्रांस जब देखा कि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तब वो हट गया
इसके बाद जो कंपनी की सेना थी वो लगातार आगे बढ़ती गई। बताते हैं दाऊदपुर में जाकर कैंप लगाया और यहीं पर आकर मीर जाफर ने उससे मुलाकात की। जो सिराजुद्दौला था जब मुर्शिदाबाद पहुंचा तो वहां पर उसके सुबहसियों ने ये मशवरा दिया कि वो कंपनी के सामने आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुआ। बताते हैं 24 जून की रात को भेष बदल करके एक नाव में बैठ करके वो चला गया। 2 जुलाई को राजमहल में उसको पहचान लिया गया और उसको मीरान ने मौत की घाट उतार दिया। जो मीरान था मीर जाफर का पुत्र था और मीर जाफर को क्लाइव ने ये बताया था कि कुछ गहना और सामान लेकर के वो भाग गया है, उसको आप ऑक्युपाई कर लीजिए, ले लीजिए। क्योंकि जब 23 तारीख को 24 तारीख को मीर जाफर आकर क्लाइव को दाऊदपुर में मिला था, तभी मीर जाफर को उसने निर्देशित कर दिया था कि बिना समय गंवाए ही वो तत्काल मुर्शिदाबाद पहुंचे और पूरे खजाने पर कब्जा कर ले। क्योंकि जो संधि हुई थी उन संधियों के मुताबिक मीर जाफर को बहुत सारे काम करने थे और इसलिए उसने तत्काल मीर जाफर को आदेश दिया था कि वो आगे पहुंचा। पीछे पीछे फिर क्लाइव पहुंचा था। तो जब क्लाइव पहुंचा था फिर क्लाइव मुर्शिदाबाद पहुंचा और मुर्शिदाबाद पर पहुंच करके उसने मीर जाफर को नवाब के सिंहासन पर बिठाया था, उसको वहां का नवाब घोषित किया था। जो सिराजुद्दौला था उसको जैसा कि बताया मीरान ने मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद उसकी लाश को पूरे मुर्शिदाबाद में घुमाया गया था और घुमाने के उपरांत उसको अपने पिता की कब्र के पास ही दफन कर दिया गया था। ये घटनाक्रम हुआ था प्लासी युद्ध के अंत पर। अब प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि प्लासी का युद्ध भारतवर्ष में अंग्रेजों की प्रारंभिक सत्ता की स्थापना की घटना है और यह घटना भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे इतिहासकार प्लासी के युद्ध की घटना को ही आधुनिक भारत का आरंभ बताते हैं। फिलहाल प्लासी के युद्ध के उपरांत क्या क्या परिणाम देखने को मिले। पहला परिणाम तो यही था कि मराठा डिच और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, लगभग 550 मील तक का क्षेत्र जो था वो सब कंपनी को दे दिया गया था। कलकत्ता से लेकर समुद्र तट तक पूरा जो क्षेत्र था उसका राजस्व भी कंपनी को दे दिया गया था। यानी कि वो वहां पर अब वसूली कर सकती थी। 2 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया क्षतिपूर्ति के तौर पर। जो कंपनी को क्षति हुई थी उसकी पूर्ति की गई थी। सामान्य तौर पर जो एस्टिमेशन हुआ था, जो संभावना या सिराजुद्दौला की दौलत खजाने का आकलन किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, जब उन्होंने खजाना खुलवाया जाकर के तो पाया कि उतना खजाना नहीं था और संभव नहीं था कि पूरा जो क्षतिपूर्ति दी जानी है वो दे दी जाए। तो इसलिए कंपनी और बंगाल की सरकार के बीच में समझौता हुआ, एक करारनामा हुआ। इस करारनामे में यह तय हुआ कि जो आधा पैसा है वो तत्काल दे दिया जाए, 2/3 सिक्के और 1/3 आभूषण के रूप में।
ये समझौता 29 जून 1757 को हुआ और इस पर नवाब ने नहीं किया था, बल्कि दायदुल्लब और सेठ ने करारनामे पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो परिवर्तन इस युद्ध के बाद आया वो ये आया कि फ्रांस की जो रही सही शक्ति बंगाल में थी वो इस युद्ध के बाद समाप्त हो गई। और सबसे बड़ी बात जो हुई थी वो ये हुई थी कि बंगाल में कठपुतली नवाबों का दौर प्रारंभ हो गया था। किंग मेकर हो गए थे रॉबर्ट क्लाइव जी। और राजस्व वसूली के नाम पर कंपनी के अधिकारी जो थे उन्होंने बंगाल में भारी भ्रष्टाचार फैलाना आरंभ कर दिया था। बंगाल एक महत्वपूर्ण सूबा था जो हमने अपने प्रारंभिक लेक्चर में बताया था जब हम बंगाल की कंडीशन के बारे में देख रहे थे। तो उस वक्त हमने बताया था कि बंगाल बहुत महत्वपूर्ण था, उसका व्यापार में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। और इस घटना के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं 1757 की घटना है ये, इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय मार्केट जो थी उसमें भारत जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था उसमें जो भारत का हिस्सा था वो लगातार घटना शुरू हो गया। 1750 में एक आंकड़े के मुताबिक भारत का विश्व व्यापार में जो हिस्सा था 24.5% हुआ करता था, जबकि 1880 में वही जो आपकी प्रतिभागिता थी वो घट के मात्र 2.8 रह गई थी। और यह सब अंग्रेजों के द्वारा भारतवर्ष पे जो अपना नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था इसके कारण संभव हुआ था। फिलहाल मीर जाफर जो था उसके सामने दो टास्क थे। एक तो कंपनी के साथ उसने जो समझौता किया था उस समझौते के अनुसार जो जो पैसा उसे कंपनी को देना था उसको अरेंज करना, क्योंकि खजाने में इतना पैसा नहीं था। और दूसरी जिसके सामने समस्या थी कि उसके विरोधी जो थे उन लोगों को शांत कर देना। और इस तरीके से उसने एक तानाशाही नवाब का रवैया अपना लिया था। धन्यवाद।